बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रुप 4A एलिमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास एमसीक्यूज हैं और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक में। पहला तो पॉइंट ये है कि जैसे ये सेकंड ग्रुप 4 एलिमेंट्स की सेकंड लाइन में लिखा ना, सेकंड पैराग्राफ की पहली लाइन में देयर इज अ मार्क्ड चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज फ्रॉम कार्बन टू लेड, कि कार्बन से लेड के दरमियान लेड तक जाते हैं। यानी ये कार्बन है ना इस ग्रुप में, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, फिर टिन है, फिर लेड है। तो कार्बन से लेड तक जाते हैं तो प्रॉपर्टीज में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं। कि कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन भी नॉन मेटल ही है, वैसे मेटलाइड टाइप है, और जर्मेनियम मेटलाइड है। टिन और लेड जो है वो मेटल्स है। लेड जो है बड़ी अच्छी मेटल है, कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नॉन मेटल है। यानी कार्बन और लेड की प्रॉपर्टीज को अगर आप कंपेयर करें तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। मिसाल के तौर पर जैसे आयनाइजेशन एनर्जी देखें तो उसकी कार्बन की 1086 है, उधर लेड 715 है। फिर इसी तरह इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इसकी 2.5 है, उसकी 1.8 है, मेटल्स के पास पहुंच गई है लेड की। फिर इसी तरह एटॉमिक आपका मेल्टिंग पॉइंट देखें, इसका 3570 है और उसका 328 है। फिर बॉइलिंग पॉइंट में ये कार्बन की सब्लिमेशन होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 1750 है। डेंसिटी कार्बन की 2.33 है, उसकी 11.85 है। तो मतलब काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज आप देखते हैं तो वो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इन दोनों की डिफरेंट है। और अगर पास पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन बना लिया जाए कि कौन कौन सी जो है ना अपना एमसीक्यू बल्कि बनेगा कि ओनली ग्रुप 4A इज इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स हैव वेरी डिफरेंट प्रॉपर्टीज, यानी हर एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। तीसरे ग्रुप में तो हमने बात की थी सिर्फ बोरोन डिफरेंट हुआ था, बाकी एल्यूमिनियम से नीचे वाले सारों की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती थी। लेकिन ये जो चौथे वाला, इसमें कार्बन को कंपेयर करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज कई ऐसी हैं जो दूसरों को कोई पता नहीं। सिलिकॉन की कई प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बाकियों को नहीं पता, जर्मीनियम की डिफरेंट, टिन की सबसे डिफरेंट, लेड की, मतलब हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है और इतनी सारी हैं कि एक दूसरे से बहुत ज़्यादा चेंज हो रही हैं। तो ये एमसीक्यू के तौर पे ये आपने याद रखना है कि कौन सा ग्रुप ऐसा है कि जिसमें उनकी हर एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक, आगे हम चलेंगे। ये चौथा ग्रुप है। जब पांचवें में जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन अलग थोड़ी सी है, फास्फोरस और नीचे वाले जो है वो मिलते जुलते हैं। ठीक हो, यानी अगलों में फिर ग्रुपिंग हो गई है, ज्यादा एलिमेंट एक जैसे मिल जाते हैं। लेकिन चौथा ग्रुप वाहिद ग्रुप है जिसमें जो एलिमेंट्स मौजूद है वो हर एक जो है वो दूसरे से काफी हद तक मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज शो कर रहा होता है। अब ये एमसीक्यू आपका है जी। फर्स्ट लाइन में कार्बन एंड सिलिकॉन आर द ओनली नॉन मेटल्स इन ग्रुप 4 है। चौथे ग्रुप में वाहिद कार्बन और सिलिकॉन है जो नॉन मेटल है। उससे नीचे वाले जो है कार्बन सिलिकॉन के बाद है जर्मीनियम, ये मेटलाइड हो गया, और टिन और लेड जो है वो मेटल्स में चली जाती है। उसके अलावा कार्बन हैज द पेकुलर प्रॉपर्टी ऑफ फार्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन, सिलिकॉन फॉर्म लॉन्ग चेन्स ऑफ अल्टरनेटिंग सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ये भी आगे पॉइंट आ जाएगा पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन में। तो यहाँ पे ये जो दो पॉइंट है ना, ये एमसीक्यू में ही आपकी यहाँ पे भी है। पहला एमसीक्यू क्या है कि कार्बन सिलिकॉन बोथ फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। ये चूंकि नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड आपको पता है वो एसिडिक होते हैं, कि जब वो पानी से मिलते हैं तो वो फिर एसिड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, पानी से मिलेगा तो H2CO3 बना देगा, कार्बोनिक एसिड बना देगा। सिलिकॉन जो है वो SiO2 है, वो पानी से मिलेगा तो सिलिसिक एसिड बना देगा, H2SiO3 बना देगा। तो यानी ये ऑक्साइड ऐसे हैं कि जो पानी से मिले तो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। लेकिन जो जर्मीनियम है, टिन है या लेड है, इन तीनों के एम्फोटेरिक इन नेचर है।
मतलब लेड मेटल जरूर बनती है लेकिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है कि वो बिल्कुल बेसिक ऑक्साइड बना सके। वो भी एम्फोटेरिक बना रही है, यानी वो मेटलाइट टाइप है, उसकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल्स के दरमियान में आ जाती है। एक ये एमसीक्यू हो गया जी कि कार्बन सिलिकॉन के ऑक्साइड एसिडिक हैं और जर्मीनियम टिन और लेड के एम्फोटेरिक हैं, यानी एसिड बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो कर रहे होते हैं। उसके बाद जो सेकंड वाला है इसमें भी आपका एमसीक्यू है कि बोथ कार्बन सिलिकॉन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड बोथ फॉर्म हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स। ये बार इतना खास इसमें एमसीक्यू नहीं बनता रिपोर्ट। उसके बाद ये एमसीक्यू तो नहीं है, मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं तो इनके वैलेंस शेयर में 4 इलेक्ट्रॉन ही होंगे ना, जो ये दूसरों के साथ बॉन्डिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। एमसीक्यू नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका बनता है द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम ऑल द 4 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड एज वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। यानी जो पहले 3 मेंबर है ना, कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मीनियम है, ये चारों के चारों को यूज करते हैं और 4 इस तरह, यानी कार्बन भी चारों इलेक्ट्रॉन यूज करके 4 बॉन्ड बनाता है CCl4 जैसे, सिलिकॉन भी 4 यूज करके 4 बॉन्ड बनाता है, जर्मीनियम भी 4 यूज करके 4 बॉन्ड बनाता है। ठीक हो गया। While in tin and lead, either all 4 stannic and plumbic compounds are only one of the pair of electron stannous and plumbous compound is used for bonding। जैसे आप में याद होगा फेरस और फेरिक सुनते हैं, +2 हो तो फेरस, +3 हो जाए तो फेरिक। क्यूपरस और क्यूपरिक सुनते हैं, क्यूपरस होता है ना कापर की, +1 हो तो क्यूपरस, +2 हो तो वैलेंसी तो क्यूपरिक। इसी तरह ये जो आपके पास है टिन और लेड, इसमें जो ये चारों यूज कर रहा है उसको वो स्टैनिक और प्लम्बिक का नाम दे रहा है। इसमें वैलेंसी इसकी +4 उसकी भी +4, लेकिन इसमें दो दो है तो उसको हम नाम देते हैं स्टेनस और इसको प्लम्बस। तो ये एमसीक्यू में आपने याद रखना है कि कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम ये चारों इलेक्ट्रॉन यूज करके 4 बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन टिन और लेड जो है ये 4 भी बना सकते हैं, ये 2 भी बना सकते हैं। अब ये जो 2 बनाने की एबिलिटी है इसी को एक टर्म का नाम देते हैं द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट डू नॉट रेडली टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर। और इस इफेक्ट को एक नाम देते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ये आगे लिखा है। इन एज इन अदर ग्रुप्स द इनर्ट पेयर इफेक्ट इज मोस्ट मार्क्ड इन द एलिमेंट ऑफ हाईएस्ट एटॉमिक मास नेमली लेड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब शॉर्ट क्वेश्चन ये बनाते हैं, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये, इस लिहाज से कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है। उसके आगे उसने रीजन भी दी है द इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम कार्बन टू थ्रू सिलिकॉन टिन एंड लेड इज प्रोनाउंस्ड this trend is shown by the increase in the metallic character of elements with increased atomic masses। यानी नीचे जा रहे हैं तो आपकी इधर नोट्स में भी ये क्वेश्चन बनाया है, इसका आंसर मैं वहां से भी पढ़ देता हूँ। ये द पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ये 49 क्वेश्चन है। पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल कॉम्बिनेशन इज टर्म्ड एज इनर्ट पेयर। ठीक होगा, जिससे हम लोन पेयर का नाम भी देते हैं। डाउन द ग्रुप एटॉमिक मास इंक्रीजेस, नीचे जाए तो एटॉमिक मास इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज हो रही है, मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, एंड सो इनर्ट पेयर इफेक्ट जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक हो गई। अब इसी को यहाँ पे भी ये देख लेते हैं, ये देखो ना कार्बन सिलिकॉन जर्मीनियम तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन यूज करके 4 4 बॉन्ड बना रहे हैं। जब टिन और लेड की बारी आई तो इसमें अब नीचे आए तो मेटालिक कैरेक्टर आपको पता है बढ़ता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बढ़ती है, तो वो फिर चारों उसके उस एलिमेंट के आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बनाने की बजाय आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कोवलेंट बॉन्ड बनाए तो फिर तो चारों यूज करेगा और ये कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ जाएगा, और अगर आयनिक बॉन्ड बनाए तो फिर 2 यूज करेगा, जैसे यहाँ उसने 2 यूज किए और 2 इलेक्ट्रॉन उसके वैसे पड़े रह गए। इसमें भी टिन क्लोराइड में भी 2 ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की शक्ल में, जिसको हम इनर्ट पेयर का नाम दे रहे हैं।
जैसे आपको याद हो पहले चैप्टर में हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन किया था PbCl4 का और PbCl2 का, कि PbCl4 जो है वो कोवलेंट इन कैरेक्टर है, कोवलेंट कंपाउंड है, और PbCl2 आयनिक कंपाउंड है। वजह बता दे, तो हमने कहा था कि लेड यहाँ पे +2 है, यहाँ पे लेड जो PbCl4 में +4 है, PbCl2 में +2 है। तो इस वजह से उसके लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आयनिक था, क्योंकि लो पोलराइजेबिलिटी थी, कोवलेंट कैरेक्टर कम था। और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो कोवलेंट कैरेक्टर उसका ज़्यादा था, क्योंकि पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा थी, इस वजह से। उसके बाद नेक्स्ट है जी, द फॉलोइंग आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट आर द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 4A एलिमेंट्स। तो उसमें हम कहते हैं कि चारों के चारों जो है उनकी वैलेंसी 4 है, सारे एलिमेंट्स की। इनके हाइड्राइड्स भी बनाते हैं 4 वैलेंसी के साथ, सारे क्लोराइड बनाते हैं 4 वैलेंसी के साथ, और सारे डाइऑक्साइड भी बनाते हैं 4 वैलेंसी के साथ। यानी जैसे CO2 है, SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है ना, सैंड जो होती है, ठीक इसी तरह जर्मेनियम टिन और लेड भी बनाते हैं। उसके बाद अक्रंस आ गया। अक्रंस का शॉर्ट क्वेश्चन तो आज तक वैसे आया नहीं है, और चांस भी नहीं है, लेकिन बहरहाल कार्बन occurs naturally in two states. One is crystalline graphite and other is क्रिस्टलाइन जो है वो ग्रेफाइट, ये डायमंड, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होते हैं, या बक्की बार्स भी 3 आपने पढ़ी होंगी। और दूसरी इसकी कुछ अमरफस भी हैं, जिसमें कोल, चारकोल, कोल तार वगैरह वगैरह काफ़ी सारी आ जाती हैं। तो इन शक्लों में ये नेचर में पाया जाता है। इसमें MCQ आपका ये हो सकता है कि क्रिस्टलाइन फॉर्म कौन सी है और अमरफस फॉर्म कौन सी है, बस ये डिफरेंस हो सकता है यहाँ पे। उसके बाद है जी अक्रस ऑफ सिलिकॉन। ये हमने याद होगा एल्यूमिनियम में भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, वहाँ पे एक MCQ सॉल्व किया था कि जो सिलिकॉन है वो अबंडेंट था। सबसे नंबर 1 पे तो ऑक्सीजन थी ना, नंबर 2 पे सिलिकॉन था, और नंबर 3 पे एल्यूमिनियम था। 3 हमने पढ़े थे। तो सिलिकॉन जो है वो सबसे यानी मोस्ट आपका सेकंड नंबर पे है, और कितने परसेंट है, 25% ऑफ द मास ऑफ अर्थ क्रस्ट। तो ये MCQ में आपने याद रखना है कि सबसे ज़्यादा तो ऑक्सीजन है, वो तकरीबन 51-2% के करीब होती है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे जो है वो सिलिकॉन है जो 25% है, और नंबर 3 पे आपका जो है वो एल्यूमिनियम था, जो गालिबा को 13% के करीब होता है, 13-14% के करीब, ठीक है। बाकी उससे नीचे ही आते हैं, मतलब वो बाकी एलिमेंट्स कम परसेंटेज में पाए जाते हैं। एक तो ये MCQ आपका हो गया यहाँ पे कि सिलिकॉन जो है वो 25% है। दूसरे नंबर पे आपका MCQ जो बनता है कि सिलिकॉन अनलाइक कार्बन इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। कार्बन तो फ्री फॉर्म में था ना, ग्रेफाइट सिर्फ कार्बन ही है, डायमंड भी सिर्फ कार्बन ही है, मतलब सिर्फ अकेली कार्बन का एलिमेंट है, उसके और किसी और एलिमेंट के साथ मिलके कंपाउंड नहीं बनाया हुआ। तो कार्बन तो पाया जाता है, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो मैक्रोमॉलिक्यूल है, एक्टिविटी इतनी नहीं रहती, तो वो लेस एक्टिव बन जाते हैं, इस वजह से वो फिर फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं कार्बन जो। लेकिन जो सिलिकॉन होता है वो कहता है वो नेचर में अकेला नहीं पाया जाता, वो कंपाउंड्स की शक्ल में ही पाया जाता है। जैसे आपका सैंड जो है सिलिका, ये इन द फॉर्म ऑफ सिलिका सिलिकेट्स, जो आपकी सैंड होती, रेत होती, वो भी सिलिका होती है ना। तो मतलब इनमें आपके पास सिलिकॉन जो है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। तो सिलिकॉन फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता, वो कंपाउंड की शक्ल में पाया जाता है। ये आपने MCQ के तौर पे इसको ज़हन में रखना है। उसके बाद पॉइंट था जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है कि इट इज़ फाउंड इन क्वार्ट्स। क्वार्ट्स क्या चीज़ है, क्वार्ट्स की डेफिनेशन लिख दें और उसकी टाइप्स बता दें, ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। अब यहाँ पे तो टाइप्स लिखी हैं इस पेज के ऊपर, ये जो रॉक क्रिस्टल है, एमेथिस्ट क्वार्ट्स है, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स, ये सारे क्वार्ट्स की टाइप्स हैं। और सैंड इज लार्जली सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलिका,
और ओपल इज अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज, ये एमसीक्यू पास पेपर में आया हुआ है कि हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज को क्या नाम देते हैं, ओपल, या ओपल इज डैश क्वार्ट्ज, आगे वो ऑप्शन आए। तो मतलब एक ये एमसीक्यू आपने इसमें ये याद रखना है कि जो ओपल है वो हाइड्रेटेड क्वार्ट्ज को ओपल कहते हैं। और अब क्वार्ट्ज क्या चीज़ है, ये आपकी अगले पेज पे डेफिनेशन इसकी है, ये ब्लू इंक में लिखा। द कॉमन क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज अ हार्ड ब्रिटल रिफ्रैक्टर कलरलेस सॉलिड विच डिफर्स वेरी मार्केडली फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब क्वार्ट्ज क्या है, द प्योर फॉर्म यानी हाईली क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका की क्रिस्टलाइन फॉर्म को हम क्वार्ट्ज का नाम देते हैं। तो यानी प्योर फॉर्म, रेत जो है, सैंड जो है वो प्योर फॉर्म में हो तो उसको क्वार्ट्ज कहते हैं। अब उस क्वार्ट्ज के जो है वो आगे कौन कौन सी टाइप्स है वो ये यहाँ पे टाइप्स आ गई। ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह हो सकता है, डिफाइन करें और टाइप्स लिखें, तो ये आपने 2 लाइनों वाली टाइप्स लिख देनी। बाकी एमसीक्यू में यहाँ पे जो एमसीक्यू बनता है वो ये आया भी हुआ है पास पेपर में ओपल के हवाले से ना, कि ओपल इज अ हाइड्रेटेड वैरायटी ऑफ क्वार्ट्ज। उसके बाद है पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। इसमें जो मेन पॉइंट जो बनता है, वैसे इस चैप्टर में ये शॉर्ट क्वेश्चन इतना नहीं आया, लेकिन वो 7वें चैप्टर में ना ऑर्गेनिक में ये सवाल बहुत दफा आया, तकरीबन हर क्वेश्चन पेपर में ये सवाल आया होता है। सवाल कौन सा आता है, ये दूसरे नंबर पे लिखा है ना, कैटिनेशन और सेल्फ लिंकेज। तो ये जो कैटिनेशन का वर्ड है ना, यही शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट डू यू मीन बाय कैटिनेशन या डिफाइन कैटिनेशन, इस तरह सवाल आता होता है। वो 7वें चैप्टर में के हवाले से अक्सर सवाल ये बनता होता है। अगर यहाँ पे अगर शॉर्ट क्वेश्चन बनाया जाए तो ज़्यादा चांस यही है कि आपसे पूछा जाए डिस्कस द पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन, बस कि कार्बन का पेकुलर बिहेवियर डिस्कस कर दें। तो वो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग्स भी बनाई है नोट्स में। पहली है नॉन मेटेलिक नेचर, कि कार्बन और सिलिकॉन हमने भी पढ़ा था कि ये 2 नॉन मेटल्स हैं, जबकि बाकी सारे ये वो मेटलाइड्स हैं या मेटल्स हैं, ठीक हो गई। और दूसरे नंबर पे था कैटिनेशन, जो भी बात की वो क्या है कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज कॉल्ड कैटिनेशन। ये देखिए नीचे एग्जांपल दी एन ब्यूटेन की, कि कार्बन का आपको पता है, ये आपने शायद मैट्रिक में ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा कि अल्केन्स अल्कीन अल्काइन पढ़े होंगे, तो उसमें कार्बन ही आपस में जुड़ जुड़ के लॉन्ग चेन मालिक्यूल्स बनाती जाती है, उसको नाम देते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, इसी को कैटिनेशन बोलते हैं। अब वो एन ब्यूटेन जो है 4 कार्बन स्टेट में जुड़ी हो तो उसे एन ब्यूटेन कहते हैं। इस तरह 5 हो तो पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन एंड सो ऑन। तो काफ़ी सारे, यानी वो जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे उतनी लॉन्ग चेन इंक्रीज होती जाती है, नाम भी चेंज होता जाता है। तो यानी कार्बन में ये प्रॉपर्टी है कि आपस में जुड़ के सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करके वो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना सकता है, ये कैटिनेशन कहलाता है, ठीक हो गई। अब इसी टॉपिक में आपके जो है वो एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 35 नंबर एमसीक्यू है जी। विच एलिमेंट अलोंग अमंग द फॉलोइंग डैश बिलोंग्स टू ग्रुप 4 ऑफ द प्रोडक्ट, इनमें से कौन सा जो चौथे ग्रुप को बिलोंग करता है। बेरियम हमने पढ़ा था दूसरे ग्रुप में था, आयोडीन आपको पता है 7वें ग्रुप में हेलोजेंस के साथ होता है, ऑक्सीजन 6ठे ग्रुप में होता है, और लेड जो है वो हमने अभी पढ़ा, कार्बन सिलिकॉन था, जर्मीनियम था, टिन था और एंड पे लेड था, तो लेड हमारा चौथे ग्रुप में आ जाता है। ये एमसीक्यू एक्सरसाइज में भी और पास पेपर जो है ना ये में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है बाद। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट, कि कौन सा इनमें से अर्थ क्रस्ट में नहीं पाया जाता। उसमें आपको पता है सबसे ज्यादा तो ऑक्सीजन थी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे सिलिकॉन थी, नंबर 3 पे एल्यूमिनियम थी, तो ये 3 तो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट्स है ना, तो फिर सोडियम हमारी ऑप्शन हो जाएगी कि जो अबंडेंटली नहीं पाया जाता। उसके बाद है जी शॉर्ट क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज का सवाल है, एक तो ये नेम द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 है। ग्रुप 4 के एलिमेंट्स के नाम लिखें, तो सिर्फ हमने ये नाम और सिंबल्स उनके लिख देते हैं। ये एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, पास पेपर में बारह अभी तक सवाल नहीं आया।
राइट द नेम्स एंड, इसमें आपके पास है सिर्फ ये पिछले चैप्टर में वैसे हमने याद कर लिए थे, ये कैल्शियम के ओर्स में लाइमस्टोन या कैल्साइट इंपॉर्टेंट था, इस तरह ये डोलोमाइट मैग्नीशियम में था, मैग्नीसाइट भी मैग्नीशियम में था, तो ये हमने और वहाँ पे वैसे याद हो चुके हैं हमारे ना, उधर हमने मार्क कर लिए थे, तो वहीं पे आपके तैयार हो गए, बस इधर चेक करने की जरूरत भी नहीं थी। ये एमसीक्यू के हवाले से था। और इसी तरह ये सिलिकॉन वाले में ये एस्बेस्टॉस भी पीछे हमने किया था, जिरकॉन इधर ही है जी, और सोपस्टोन या टेल्क भी पीछे फार्मूला आया था, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने किया था पिछले इसमें ना, नहीं पीछे नहीं बल्कि इसी चैप्टर में एंड पे आएगा, इस चैप्टर में एंड पे आएगा, सोप स्टोन या टेल्क ये हम पढ़ेंगे। जिरकॉन इधर, ये एस्बेस्टॉस भी आ जाएगा आगे एंड पे ना, तो वो वहाँ पे उसका फार्मूला भी याद हो जाएगा, ये दोनों भी याद हो जाएंगे। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से था, व्हाट इज द इनर्ट पेयर इफेक्ट, जो भी हमने बात की, ये आपने जरूर करना है। अक्रस ऑफ सिलिकॉन बता दें, ये एक्सरसाइज का सवाल है कि उसमें हमने अभी बात की कि 25% जो है वो अर्थ क्रस्ट में वो ये सिलिकॉन पाया जाता है, और ये फ्री फॉर्म में नहीं पाया जाता है बल्कि ऑक्साइड्स की शक्ल में या सिलिकेट्स, सिलिका ऑक्साइड ही है ना, या सिलिकेट्स ऑक्सीजन के साथ यानी इसके कंपाउंड है वो पाए जाते हैं। और दूसरे नंबर पे ये कि ये इसका क्वार्ट जो है वो जो ऑक्साइड है वो क्वार्ट्स की शक्ल में भी पाया जाता है, और सैंड जो है वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ही होती है मेनली। उसके बाद ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में भी दिया हुआ था कि पेकुलर बिहेवियर ऑफ कार्बन जो है वो बता दे, और पास पेपर के हवाले से भी इम्पोर्टेंट। उसके बाद है कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन। इसमें पहले उसने बात की, इस टॉपिक में जनरल जो वो बात करेगा ना, वो पहले है ऑक्साइड्स की ना, सिलिकॉन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड्स, इन्हीं दो का मेन डिस्कशन है, बाकियों की अब आगे एंड पे आएगा एक टॉपिक लेड के हवाले से, बस बाकी जो है ना कार्बन और सिलिकॉन की हमने बात करनी। तो पहले वो बात कर रहा है कि ऑक्साइड्स और कार्बन कौन कौन से हैं, उसमें एक उसने पहले लिखा जी कार्बन मोनोऑक्साइड है CO, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, फिर कार्बन सब ऑक्साइड है C3O2। सब ऑक्साइड की टर्म शायद नहीं हो इधर आपके पास, इधर इधर सिर्फ ऊपर उसने लिखा ही है, नीचे उसने डिस्कस नहीं किया, डिस्कशन में सिर्फ उसने कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड पहले दो ही डिस्कस किए, तीसरे वाला नहीं किया, लेकिन उसको आउट ऑफ दिस द लास्ट वन इज ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, आखिरी इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए उसने डिस्कस भी नहीं किया, लेकिन बताता चलो मैं आपको कि ऑक्साइड तो मोनोऑक्साइड तो आप समझते हैं ना कि जिसमें कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन मिली होती है, डाइऑक्साइड जिसमें कार्बन के साथ दो मिलते हैं। सब ऑक्साइड हम उसे कहते हैं, किसी भी एलिमेंट का ये हो सकता है। सब ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है कि जिसमें जितनी उस एलिमेंट को कार्बन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ना, उससे कम ऑक्सीजन वहां मौजूद हो। मतलब जैसे देखें ना, कार्बन को मैक्सिमम ऑक्सीजन कितनी चाहिए, दो ऑक्सीजन के एटम चाहिए ना, तब कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की वैलेंसी पूरी होती है 4 वाली ना, तो कार्बन को 2 ऑक्सीजन चाहिए, ये उसकी मुकम्मल वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती है। लेकिन यहाँ पे फार्मूला देखें ना, C3O2 है, 3 कार्बन को आप कहेंगे सर 6 ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन 3 के साथ कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, 2 ऑक्सीजन मौजूद है। तो इस तरह का कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन की जितनी अमाउंट, जितने एटम यानी उस एक एलिमेंट को चाहिए होते हैं, उससे कम अगर वहां कंपाउंड में मौजूद हो, यानी दूसरा एटम वो बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन को कम हो जाता है, तो इस तरह का जो कंपाउंड बना हो उसे फिर नाम देते हैं सब ऑक्साइड। ठीक है, डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि सब ऑक्साइड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें ऑक्सीजन जितनी नॉर्मल अमाउंट में चाहिए उससे कम अमाउंट में मौजूद है कंपाउंड के अंदर, तो उसको नाम देते हैं सब ऑक्साइड। अब पहले बात कर लेते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की ना, ये इसका स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसमें अब ये पहले इसने इसका लेवल, इस ऊपर वाली लाइन के एंड पे ना लेवल स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कार्बन और ऑक्सीजन का ना। अच्छा, उस लेवल स्ट्रक्चर को भी आप बुक पे आपने देख सकते हैं, उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास जो आती है, तो उसमें अब देखें ना, आप कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 2 उसने इधर शेयर करके 2 बॉन्ड बना लिए, और 2 कार्बन के पास लोन पेयर की शक्ल में बचे हुए। कार्बन के वैलेंस शेल में 4 थे, 2 उसने शेयर नहीं किए हुए, वो ऐसे ही पड़े हैं, और 2 उसने शेयर करके ये 2 कोवलेंट बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड बनाया हुआ है ऑक्सीजन के साथ। अच्छा, अब ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में आपको पता होते हैं 6, छठा ग्रुप है ना, 6 होते हैं, तो 2 तो उसने शेयर कर लिए डबल बॉन्ड के अंदर, तो पीछे कितने बचने चाहिए, 4 बचने चाहिए, लेकिन यहाँ 2 शो हो रहे हैं,
दो शो नहीं हो रहे, वो दो किधर गए हैं असल में? वो दो आपके यही ऑक्सीजन, ये जो एरो आपको नजर आ रहा है, एरो हम देते हैं ना कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए, तो ये ऑक्सीजन वो दो लोन पेयर के है, दो इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन की तरफ शेयरिंग शुरू, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू उसको शेयर कर देता है। और इस शेयरिंग की वजह से, इस शेयरिंग की वजह से जो आपके पास कार्बन है उसका भी ऑक्टेट मुकम्मल हो जाता है, क्योंकि उसके कार्बन के वैलेंस शेल में 4 थे ना, उसने 2 तो रख लिए और 2 शेयर किए थे, 2 उसके थे, 2 ऑक्सीजन के, डबल बॉन्ड की वजह से 4 आ गए और 2 कार्बन के मिला के 6 हो गए। ठीक हो गए? अब वो 6 है, 8 तो नहीं हुए, तो लेकिन जब ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा तो कार्बन के 8 पूरे हो जाएंगे, वो स्टेबल हो जाएगा, और ऑक्सीजन के 8 तो पहले से ही पूरे हैं। ठीक हो गए? तो यानी ये स्टेबल कंपाउंड बनाने के लिए तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड में 2 कोवलेंट बॉन्ड है और तीसरा एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। ये एमसीक्यू के तौर पे भी आपने याद रखना है कि इसके अंदर 3 बॉन्ड होते हैं, एक 2 कोवलेंट होते हैं और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट होते हैं। आवाज नहीं आ रही? अच्छा, इसमें ना वो अच्छा बेटा, ये आ गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड था जी, उसके स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे। ये क्लियर हो गया जी कि कार्बन जो है उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, 8 उसके भी पूरे हो गए, ऑक्सीजन के भी पूरे हैं। अब इनमें 3 बाड मौजूद हैं, 2 को कोवलेंट बाड है और तीसरा कोऑर्डिनेट कोवलेंट बाड है। ये एमसीक्यू के वाले से आपने याद रखना है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, इसकी डायपोल मोमेंट आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड की, अभी कार्बन और ऑक्सीजन है ना, तो कार्बन एक पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी वजह से आपके पास ये डायपोल इसका बनना चाहिए ना, 2 पोल्स बनने चाहिए, और इसकी डायपोल मोमेंट अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है। कार्बन की 2.5 है और ऑक्सीजन का 3.3 के करीब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, तो यानी तकरीबन 0.8 का फर्क है। तो इतनी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी का डिफरेंस, इस वजह से ऑक्सीजन पार्शियल माइनस में और कार्बन पार्शियल पॉजिटिव में होनी चाहिए, तो ये डायपोल मोमेंट उसकी काफी हाई होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, इसकी डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा कम है और जीरो के करीब है ना, 0.112 डी, बहुत थोड़ी आती है। ये डायपोल मोमेंट भी एमसीक्यू में आपने याद रखना है। अब यहाँ पे ये शॉर्ट क्वेश्चन तो वैसे नहीं बनता, पास पेपर में ना किसी ने बनाया कि कार्बन ऑक्सीजन में इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, फिर भी इसकी डायपोल मोमेंट इतनी कम क्यों आती है। लेकिन अब मैं ये सवाल बना के उसी का जवाब दे रहा हूँ कि असल में होता ये है कि जो आपके पास जो है ना, ये जो कार्बन ऑक्सीजन, अभी हमने ये ऊपर एरो वाला स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको, उसको देखें ना, तो कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी कम है, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव था कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन जब ऑक्सीजन ने लोन पेयर कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू इसको डोनेट किया ना कार्बन को, तो इस डोनेशन की वजह से फिर ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कार्बन की तरफ भेज रहा है। तो इसकी वजह से फिर ये जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है ना कार्बन और ऑक्सीजन के, वो कम हो जाते हैं। वो यानी उनका जो डायपोल मोमेंट, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो कम हो जाता है। तो डिफरेंस कम होने की वजह से फिर जो डायपोल मोमेंट है वो भी कम हो जाती है। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, के कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसमें ये इसका स्ट्रक्चर भी आपको नजर आ रहा होगा, सेंटर में जी कार्बन है और उसके साथ 2 ऑक्सीजन अटैच है, और आपको पता है कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 उसने एक ऑक्सीजन के साथ, 2 उसने दूसरी ऑक्सीजन के साथ शेयर किए हुए, और ऑक्सीजन ने भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, दोनों ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ, तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई हुई है। और
कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा है, ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा है। अब इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इस तरह है कि कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। इसका स्ट्रक्चर अगर आप वैसे ड्रा करें तो कुछ इस तरह बनता है जैसे ये आपको शो कर रहे हैं कि कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्जेस है, कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस है, और इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है। उसकी वजह क्या है कि दो अपोजिट पोल्स है ना, मतलब एक कार्बन का ऑक्सीजन का लेफ्ट साइड पे, एक दूसरा राइट साइड। आपको पता है डायपोल मोमेंट जो होती है वेक्टर क्वांटिटी है, तो दो वेक्टर अगर आपस में हो, इक्वल अमाउंट में हो और लेकिन अपोजिट हो, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। इफेक्ट कैंसिल होने का मतलब ये है कि उसका जो है ना वो इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो फिर वो डायपोल मोमेंट उसकी जीरो हो जाएगी। ठीक हो गई। अब इसमें ये आपने एमसीक्यू में ये आपका ये रहेगा। एक तो एमसीक्यू इसमें ये बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय स्टेट में और लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, ये एमसीक्यू हो गया। फिर दूसरा सीओ बॉन्ड डिस्टेंस 115 पिकोमीटर है, ये एमसीक्यू हो गया। और फिर CO2 जो है वो फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर इसका होता है, ये एमसीक्यू हो गया। और लीनियर इट्स डायपोल मोमेंट, बीइंग लीनियर इट्स डायपोल मोमेंट इज जीरो, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो होती है, ये एमसीक्यू हो गया। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका बनता है आपकी एक्सरसाइज में ना, पास एक्सरसाइज में ये सवाल है, डिस्कस द ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनो और कार्बन डाइऑक्साइड को डिस्कस करें, तो उसमें भी ये दोनों पॉइंट इसी तरह डिस्कस कर देते हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपकी बुक में दिया हुआ। ठीक हो गया। तो उसके बाद अगला टॉपिक आपका ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन है, ये काफ़ी लंबा हो जाएगा पॉइंट। चलो एक इसमें शॉर्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, बस फिर खत्म करते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो ना, सिलिका जिसको हम बोलते हैं ना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, यहाँ पे एक वर्ड हम बोलते हैं विट्रस सिलिका का ना। अब ये ना, ये शॉर्ट क्वेश्चन एक बस मैंने करवाना है। विट्रस सिलिका पोजेसेस द फॉलोइंग इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल प्रॉपर्टीज, कि विट्रस सिलिका जो है उसकी इंटरेस्टिंग और यूजफुल प्रॉपर्टी। पहले तो ये विट्रस सिलिका होता क्या है ना, उसकी डेफिनेशन आपकी ये आगे ना ये यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से शुरू होती है आखिरी पैराग्राफ, व्हेन क्रिस्टलाइन सिलिका इज हीटेड, यहाँ से लेके यहाँ आप अगले पेज के ये शुरू में जो पैराग्राफ, ये पूरे पैराग्राफ में इसकी डेफिनेशन है। मैं वैसे उसको समझा देता हूँ। जैसे आपको याद हो फर्स्ट ईयर में हमने बात की थी कि कई दफ़ा जो क्रिस्टलाइन कंपाउंड होते हैं ना, उनको हम अमरफस बना सकते हैं। अमरफस कैसे बना सकते हैं कि आप एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड लें, उसको हीट करें, वो मेल्ट हो जाएगा, लिक्विड बन जाएगा। अगर आप उसको आहिस्ता आहिस्ता ठंडा करेंगे तो फिर क्या होगा कि उसके जो पार्टिकल दोबारा अरेंज होते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और जब पूरी तरह अरेंज हो जाएंगे तो क्रिस्टलाइन बन जाएंगे। लेकिन अगर हम उसको रैपिडली कूल कर दें, वेरी वेरी रैपिडली उसको कूल कर दें, तो उस रैपिड कूलिंग की वजह से वो फिर जो आपका लिक्विड होता है वो फौरन सॉलिडिफाई हो जाएगा। फॉरन सॉलिडिफाई होने का मतलब ये है कि उसको अरेंज होने का मौका ही नहीं मिला, और जहां जहां वो था वहीं वहीं वो होता गया, तो उसकी वजह से वो अच्छा जहां जहां वो था वहीं वहीं वो फ्रीज हो गया, जम गया, और उसके अंदर कोई अरेंजमेंट नहीं हो सकी। तो वो जो आपके पास सॉलिड इस वक्त आएगा ना, वो अमरफस होगा क्योंकि अरेंजमेंट नहीं है। तो अब एक आपने इस तरह आपने एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या कर लिया, अमरफस बना लिया। तो ये जो अमरफस सिलिका आता है ना, उसको बोलते हैं विट्रस सिलिका। क्लियर हो गई कि क्रिस्टलाइन सिलिका लेके उसको हीट करके मेल्ट करें और फिर रैपिडली कूल करके उसको सॉलिडिफाई कर लें, तो वो अमरफस जो सिलिका आपके पास आता है उसको विट्रस सिलिका बोलते हैं। अब विट्रस सिलिका की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं? पहली है हाई ट्रांसपेरेंसी टू लाइट है, लाइट उसमें से गुजर जाती है। दूसरा है वेरी रेफ्रेक्टरी मटेरियल है, डज नॉट सॉफ्टन बिलो 1500 टू 1600। रेफ्रेक्टरी कहते हैं वो मटेरियल जो वेरी वेरी हाई टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सके, उसे रेफ्रेक्टरी मटेरियल कहते हैं। तो ये 1500 से 1600 डिग्री सी पे उसके बाद जाके कहीं ये मेल्ट होता है या सॉफ्ट होता है।
तो कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है, तो रेफ्रैक्टरी मटेरियल के तौर पे इसे यूज़ किया जा सकता है। वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन इसकी लो है। थर्मल एक्सपेंशन लो होने का मतलब ये कि जब आप हीट करेंगे ना, जैसे नहीं कहते इसका हाई कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, मतलब ज़्यादा हीट बर्दाश्त कर सकता है, और लो का मतलब यह कि इतनी ज़्यादा हीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक्सीलेंट इंसुलेटर है, दारबत अमरफस है, कोई इसके अंदर कंडक्ट करने के लिए कोई फ्री इलेक्ट्रॉन या आयन या लेयरी स्ट्रक्चर वगैरह नहीं है, तो ये लेयर इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करेगा। हार्ड है, सख्त होता है, ब्रिटल होता है ना, जो आसानी से टूट जाए, और इलास्टिक है, और इलास्टिसिटी, असल में इलास्टिक वाला पॉइंट यहाँ गलत लिखा हुआ है, इलास्टिक नहीं होना चाहिए। ये हार्ड है, ये ठीक है बात, और ब्रिटल है, ये बात ठीक है, क्योंकि ब्रिटल उसे कहते हैं जो टूट जाता है ना, हम आप जैसे किसी चीज को थोड़ा सा मोड़े तो वो टूट जाए, तो ये ब्रिटल है। और इलास्टिक होता है कि आप थोड़ा सा मोड़े तो वो मुड़ जाए, टूटे नहीं। ठीक हो गया, तो वो दो टर्म्स अपोजिट है और इकट्ठी लिखी हुई है, तो ये थोड़ा सा अजीब सी बात है कि ब्रिटल भी हो और इलास्टिक भी हो, तो एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है ना। तो हार्ड ये होता है, ठीक हो गया, ब्रिटल ये बात भी ठीक है, इलास्टिक वाली बात यहाँ ठीक नहीं लग रही। छठा है जी, इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इनर्ट टुवर्ड्स मैनी रीजन, पानी में हल नहीं होता और बहुत सारे रीजन जो है उनके अगेंस्ट ये इनर्ट होता है, मतलब उनके साथ ये रिएक्शन नहीं कर पाता। क्यों नहीं, वो मैक्रो स्ट्रक्चर है ना, इस वजह से। सातवां, इट इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स ऑल एसिड्स एक्सेप्ट एचएफ, ये सारे एसिड्स के साथ रेजिस्टेंस है, एचएफ के साथ नहीं है। कि एचएफ जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो है वो वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसे हम उसे मतलब एसिड ऐसा है कि उसको हम ग्लास की बोतल में भी स्टोर नहीं कर सकते। सारे एसिड जो है, रिजिड बोतल आपकी होती है ना लेबोरेटरी में, बोतलों के अंदर आपके एसिड पड़े होते हैं, आप उसको यूज करते हैं जब रिएक्शन वगैरह के अंदर, तो वो ग्लास की बनी होती है, ये सिलिका या सिलिकेट्स की बनी होती है, तो उसके अंदर जो भी एसिड डाइल्यूट है, कंसंट्रेटेड रखे होते हैं, वो पड़े होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एचएफ एक ऐसा एसिड है जिसको हम ग्लास के अंदर नहीं रख सकते, कि ये उसके साथ रिएक्शन कर जाता है। यहाँ पे अगर एक छोटा सा पॉइंट बस डिस्कस कर लें कि पेपर के हवाले से नहीं, वैसे जर्नल ही है, कि जो एच एफ है ना आपके पास, ये एच एफ हालांकि आपके बाकी जो एसिड्स हैं उनकी निस्बत से ये वीक एसिड है, मतलब एच एफ वीक एसिड है, एच सी एल इससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, एच बी आर उससे स्ट्रॉन्ग है, और एच आई उससे स्ट्रॉन्ग एसिड है, कि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती ना आयोडीन की, तो वो बड़ी जल्दी H प्लस आयन लूज करता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। एच एफ इन सब में वीक एसिड है, कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इसके अंदर, जिसकी वजह से H प्लस आयन लूज करना इसके लिए बड़ा मुश्किल है होता है, तो ये नहीं करता, इसलिए वीक एसिड है। तो एक वीक एसिड है और फिर ये स्टोर नहीं हो सकता, और वो जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो स्टोर हो सकते हैं। वो वजह असल में ये है कि जो सिलिका है ना ग्लास, उसके साथ रिएक्शन करना है फ्लोराइड आयन ने, जिसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज्यादा होती है, फ्लोराइड आयन ने, F माइनस ने। तो एच एफ चूंकि वीक एसिड है, उसके थोड़े मालिक्यूल आयोनाइज होते हैं, 1000 में से 2-4 होंगे, लेकिन जो 2-4 आयोनाइज होंगे ना, उनके फ्लोराइड आयन जो है वो बड़ी रैपिडली आपके जो सिलिका, वो जो है ग्लास है, बोतल है, उसके साथ इंटरेक्ट कर जाते हैं और उसको डिकम्पोज कर देते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि वीक एसिड है, लेकिन वो जो 2-4 फ्लोराइड आयन आएंगे ना, थोड़े से आएंगे, वो इतने ज्यादा एक्टिव हैं कि वो ग्लास को खत्म कर देते हैं। चलो यहीं तक आज काफी करते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह। तो आपका इसमें देख लेंगे, 280 है जी, 290 है, 235 है, 210 है, 265 है, 325 है, 330 है, 240 है,